बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अरशद। आज मैं आपको कंप्यूटर साइंस क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 का कुछ हिस्सा जो है वो हम कुछ पोर्शन जो है हम पढ़ेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर है। ये हमारी टेक्स्ट बुक जो नाइन्थ क्लास की टेक्स्ट बुक है उसका फ्रंट पेज है। ये नेशनल बुक फाउंडेशन वालों ने पब्लिश की है। ये बुक पिछले साल वाली बुक है, इसमें कोई चेंज वगैरह नहीं की गई। आपके पास अगर ये बुक घर पे अवेलेबल नहीं है तो आप इसको नेशनल बुक फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाके वहाँ पे इसका लिंक मौजूद है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स। इस बुक में हमारे पास टोटल 6 चैप्टर्स हैं। उनके नाम ये हैं। जो चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड है ऑफिस ऑटोमेशन, फोर्थ चैप्टर है डाटा कम्युनिकेशन, फिफ्थ चैप्टर है कंप्यूटर नेटवर्क्स और सिक्स चैप्टर है कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। इन सब चैप्टर्स में से जो फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ये सबसे ज़्यादा लेंथी है और इसमें ज़्यादा पेपर इसी में से बनता है। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसके बाद है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर और हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये बुक के पेज नंबर 9, 10, 11, 12 और 13 इन पे ये अवेलेबल है। आप बुक से भी इनको देख सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 का पहला पेज है जिसमें हमें उस यूनिट के बारे में इंट्रोडक्शन करवाया गया कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जो पेज बुक का पेज नंबर 9 है जिसके ऊपर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का जिक्र किया गया है और इसके साथ साथ एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। ये बुक का पेज नंबर 10 है जिस पे एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में नेक्स्ट कंप्यूटर्स की जो टाइप्स बताई गई हैं, पैस्कल लाइन है, डिफरेंट इंजन एंड एनालिटिकल इंजन इस पेज पे अवेलेबल है। हॉलरेथ डेस्क ये कंप्यूटर है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है और इस तरह स्लाइड रूल के बारे में है, ये हम पढ़ेंगे। और जो बुक का पेज नंबर 11 आज हम पढ़ेंगे जिसमें कंप्यूटर का जिक्र किया गया मार्क 1, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, नया टॉपिक शुरू हो जाता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। मुख्तलिफ़ अदवार के कंप्यूटर या मुख्तलिफ़ नस्लों के हम कह सकते हैं कंप्यूटर, वो पढ़ेंगे। इसमें फ़र्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जिक्र किया गया है। ये बुक का पेज नंबर 12 है जिसमें सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का जिक्र किया गया है और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का जिक्र किया गया है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह। ये हमारी बुक का पेज नंबर 13 है जिसमें फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का जिक्र किया गया है और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का जिक्र किया गया है। ये लास्ट पेज है जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी हमने ये पेजेस देखे बुक के, पेज नंबर 9, 10, 11, 12 और 13, तो ये हम इनके जो टॉपिक्स हैं इनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ये हमारा पहला टॉपिक है। सबसे पहले हम कंप्यूटर की डेफिनेशन देखते हैं। तो द वर्ड कंप्यूटर इज़ ड्राइव फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन टू कैलकुलेट। कंप्यूटर का वर्ड जो है ये कंप्यूट से निकला है जिसका मतलब होता है कि कैलकुलेशन परफॉर्म करना। कंप्यूटर इज़ ए जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन। पीसी जो है पर्सनल कंप्यूटर जो हमारा हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं ये जनरल पर्पस है। मीन इसमें जिस तरह की प्रोग्रामिंग की जाती है वैसे ही इससे आउटपुट लिया जाता है। ठीक है, ये एक कंप्यूटर होते हैं जनरल पर्पस और दूसरा होता है स्पेसिफिक पर्पस, ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एटीएम मशीन एक ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह हम ये कहते हैं कि हमारे पास ओवन है, ये भी कंप्यूटर है, इसमें भी कंप्यूटर है, तो ये भी एक ख़ास काम के लिए इस्तेमाल। वॉशिंग मशीन है, ये भी ख़ास काम के लिए। रिमोट्स है, वो भी एक ख़ास काम करता है। लेकिन ये जो पीसी है पर्सनल कंप्यूटर, तो ये जनरल पर्पज़ है, यानी कि इसमें मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो है वो रन की जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शंस। तो कंप्यूटर इज़ एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डाटा एज इनपुट। तो कंप्यूटर एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट लेता है एज रॉ फॉर्म। रॉ फॉर्म मीन अनप्रोसेस्ड डाटा
अनऑर्गेनाइज डाटा, ठीक है, विच प्रोवाइड नो मीनिंग, एंड दिस डाटा इज़ प्रोवाइडेड टू कंप्यूटर फ्रॉम द यूज़र। उसके बाद प्रोसेसेस इट, कंप्यूटर को जो इनपुट दिया जाता है कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, ठीक है, अंडर द कंट्रोल ऑफ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये प्रोसेसिंग किस पे डिपेंड करती है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे डिपेंड करती है, जिसको हम प्रोग्राम भी कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं करता, बल्कि इसकी जो सारी की सारी प्रोसेसिंग है वो डिपेंड करती है प्रोग्राम पे। इसके बाद कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग के करने के बाद हमें क्या देता है? रिजल्ट प्रोवाइड करता है, जिसको हम कहते हैं आउटपुट, ठीक है। और फिर इस फोर्थ काम ये परफॉर्म करता है कि इसको सेव कर लेता है फॉर फ्यूचर यूज़। हम इसको सेव भी कर सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम, इट प्रोसेस डाटा एट अ वेरी हाई स्पीड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट एंड प्रोड्यूसेस एक्यूरेट रिजल्ट। जैसा कि हमने पहले भी देखा है, कंप्यूटर एक हाई स्पीड कैलकुलेटिंग मशीन है जो कि इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक डाटे को प्रोसेस करती है और एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। इसको डायग्रामेटिकली इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ब्लॉक डायग्राम है, उसकी पहले इनपुट है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट होती है, ठीक है। नीचे डायग्राम में हम देखें इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है, और इसके साथ साथ स्टोरेज का भी जिक्र किया गया है कि कंप्यूटर जो है या प्रोसेसर जो है स्टोरेज डिवाइसेस से डाटा रिट्रीव भी कर सकता है और इस पे ये स्टोर भी कर सकता है। फिर प्रोसेसर से डाटा स्टोरेज डिवाइस पे जाता है और स्टोरेज डिवाइस से डाटा वापस प्रोसेसर के पास भी आ सकता है। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब है कंप्यूटर का इर्तिका। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किस तरह से कंप्यूटर का सफ़र जो पहले मैकेनिकल कंप्यूटर अबैकस से शुरू हुआ और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर आए और फिर आजकल के जदीद डिजिटल कंप्यूटर आए। कंप्यूटर वक्त के साथ साथ किस तरह से डेवलप हुआ और इसमें किस तरह से चेंजेस आती रही और किस तरह से इसने तरक्की की, और जो मौजूदा कंप्यूटर आजकल हम इस्तेमाल करते हैं ये हम तक किन तब्दीलियों के बाद पहुंचा। अबैकस, अबैकस वाज द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंटेड इन चाइना अबाउट 5000 ईयर्स एगो। अबैकस जो है सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो चाइना में तकरीबन 5000 साल पहले ईजाद हुआ। इसमें एक लकड़ी का फ्रेम होता है जिसमें पैरेलल जो है रॉड्स होते हैं। दीज रॉड्स आप ये देख सकते हैं कि ये एक वुडन फ्रेम है, लकड़ी का फ्रेम बना हुआ है जिसके दो पार्ट्स हैं, एक अपर पार्ट है, एक लोअर पार्ट है, और इस फ्रेम के अंदर जो है ये रॉड्स लगे होते हैं। रॉड्स के ऊपर जो है ये बीड्स होते हैं। तो कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए इन बीड्स को फिंगर के ज़रिए से अप और डाउन जो है वो मूव किया जाता है। अबैकस जो है वो सिंपल कैलकुलेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। तो ये तकरीबन चाइना और दूसरे एशियन कंट्रीज़ में 20th सेंचुरी के एंड तक इस्तेमाल किया जाता रहा। नेपियर्स बोन, जॉन नेपियर जो है एक स्कॉटलैंड का मैथमेटिशियन था जिसने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस की जिसका नाम था नेपियर्स बोन, और ये 1614 में बनाई गई। इसमें एक वुडन बॉक्स होता है, आप ये देख सकते हैं ये वुडन बॉक्स है जिसके अंदर जो है ये सिलेंडर्स होते हैं, रोटेटिंग सिलेंडर्स होते हैं, ये मूव करते हैं और इसके ऊपर जो है हर सिलेंडर के ऊपर डिजिट 0 से लेकर 9 तक कमेंट होते हैं। इस मशीन के ज़रिए से उस दौर में सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और स्क्वायर रूट वगैरह फाइंड करने के लिए इस मशीन को इस्तेमाल किया जाता रहा। और जॉन नेपियर की जो सबसे बड़ी कामयाबी थी वो था उसने लॉगरिथम को ईजाद किया। पास्कल लाइन, ब्लेज पास्कल जो एक फ्रांसीसी मैथमेटिशियन था उसने कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई जिसका नाम पास्कल लाइन रखा, और ये 1642 में बनाई गई जब वो सिर्फ 19 साल का था।
इस मशीन के अंदर रोटेटिंग व्हील्स होते थे, ये आप देखें ये व्हील्स हैं, और हर व्हील के ऊपर 10 डिजिट्स जो है वो लिखे हुए होते हैं, 10 इसके पार्ट्स होते थे, और इसमें डिजिट 0 से लेकर 9 तक होते थे। कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म की जाती थी बाय द रोटेशन ऑफ व्हील्स। जब एक व्हील कंप्लीट रोटेट हो जाता था तो नेक्स्ट व्हील की वैल्यू में एक का इजाफा हो जाता, एक का इंक्रीमेंट हो जाता था। जैसे आजकल हम देखते हैं मीटर्स होते हैं हमारे पास, जब यूनिट डिजिट जो 0 से लेकर 9 तक 9 कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट जो है वो कंप्लीट एक रोटेशन हो जाती है यूनिट जो डिजिट्स होते हैं, तो फिर 10th डिजिट में नेक्स्ट डिजिट में एक का इंक्रीमेंट हो जाता है। ये जो है मीटर्स हम जो है गाड़ियों में देखते हैं, बाइक्स में देखते हैं, इसके अलावा हमारा जो है पेट्रोल पंप्स पे ये मीटर लगे होते हैं, बिजली के मीटरों पे होते हैं। इसके साथ ये जो मशीन होती थी इसमें छोटे छोटे ये सामने इसके टॉप पे, हर व्हील के टॉप पे जो है ये स्लॉट्स होती हैं जिनके ऊपर जो है वो रिज़ल्ट डिस्प्ले किया जाता था। और ये मशीन जो है सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह परफॉर्म कर सकती थी ऑन होल नंबर, यानी कि ऐसे नंबर जिनमें पॉइंट नहीं आता। डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। 1822 में इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज ने एक बहुत बड़ी मशीन पे काम करना शुरू किया, ठीक है, और इस मशीन इतनी बड़ी थी कि एक तकरीबन पूरे एक रूम में आ जाती थी। उसने इस मशीन का नाम जो है डिफरेंस इंजन रखा। चार्ल्स ने इस मशीन पे काफ़ी मेहनत की, काफ़ी साल उसने काम किया, लेकिन वो इसको कंप्लीट नहीं कर सका। लेकिन इससे उसके ज़हन में एक और आइडिया आया और उसने एक और मशीन बनाई जिसका नाम उसने एनालिटिकल इंजन रखा। एनालिटिकल इंजन में ये कॉन्सेप्ट था कि इसमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, जो कंप्यूटर मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर है जिस असूल पे काम करते हैं, ये मशीन भी उसी असूल पे काम करती थी, यानी कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो ये जो चार्ल्स बेबेज था इस मशीन को भी जो है वो कंप्लीट नहीं कर सका, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी थी उस दौर में वो इतनी एडवांस नहीं थी कि वो इसकी ज़रूरत को पूरा कर सकती। तो चार्ल्स बेबेज ने जो है मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का सगे बुनियाद जो है वो रखा। तो आजकल के जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर है वो भी उसी असूल पे काम करते हैं जिस असूल पे एनालिटिकल इंजन काम करता था। तो चूँकि एनालिटिकल इंजन को चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, इसलिए चार्ल्स बेबेज को जदीद डिजिटल कंप्यूटर का संग बुनियाद रखने की वजह से फादर ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। हॉलीरेथ डेस्क। 1890 में हरमन हॉलीरेथ ने एक टैबलेटिंग मशीन बनाई और उसका नाम उसने हॉलीरेथ डेस्क रखा। ये मशीन जो है वो इसलिए बनाई गई थी ताकि इससे मदद ली जा सके उस मरदमशुमारी में जो 1890 में अमेरिका में हुई। हॉलीरेथ डेस्क जो है वो उसमें एक कार्ड रीडर होता था, ठीक है। ये कार्ड रीडर जो है ये कार्ड पे जो इनपुट डाटा होता था होल्स की फॉर्म में उसको सेंस करता था, उसको रीड करता था, और इसमें एक गेयर ड्रिवन मैकेनिज़्म होता था जो कि ये काउंट कर सकता था, और इसके साथ साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में लार्ज सेट ऑफ डायल इंडिकेटर्स होते हैं जो कि रिज़ल्ट को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस मशीन को कामयाबी से बनाने के बाद हॉलीरेथ ने ये किया कि एक कंपनी की बुनियाद रखी जिसका नाम उसने टैबलेटिंग मशीन कंपनी रखा। जब ये कंपनी थोड़ी सी ज़्यादा कामयाब हुई तो फिर उसने इस कंपनी का नाम चेंज करके इसका नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन रख दिया, IBM। इससे आप अवेयर होंगे, ये कंप्यूटर इंडस्ट्री में जो है एक बहुत ही कामयाब जो है वो कंपनी है। स्लाइड रूल। एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था विलियम ऑथरेड, उसने लॉगरिथम के आइडिया की बुनियाद पे एक डिवाइस ईजाद की जिसका नाम था स्लाइड रूल, और ये 1614 में बनाई गई। इट वॉज़ वेरी यूज़फुल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इस डिवाइस की मदद से हम आसानी से जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है परफॉर्म कर सकते थे। इसके 3 पार्ट्स होते थे, स्लाइड रूल एंड ट्रांसपेरेंट स्लाइडिंग कर्सर।
आप देख सकते हैं कि इसमें जो फिक्स ये स्टैटिक पार्ट है, इसे हम रूल कहते हैं, इसके ऊपर कैलकुलेशन लिखी होती है। ये स्लाइड है, स्लाइड जो है लेफ़्ट टू राइट मूव कर सकती है इस रूल के अंदर। और ये कर्सर है, ट्रांसपेरेंट कर्सर है, ठीक है। अब देखें ये जो एक लाइन नज़र आ रही है आपको, ये ट्रांसपेरेंट कर्सर के ऊपर है। हेयर लाइन इसे कहा जाता है। इसको लेफ़्ट टू राइट और इस तरह स्लाइड को मूव करते हुए हम कैलकुलेशन जो है परफॉर्म कर सकते थे। ये डिवाइस जो है काफ़ी अर्सा तक जो है वो इस्तेमाल की जाती थी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। लेकिन 1970s में इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर आने की वजह से ये जो है ख़त्म हो गई। इसकी जगह पे जो है इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर ने ले ली। मार्क वन। अगली जो कामयाब कंप्यूटिंग मशीन थी वो डिजिटल कंप्यूटर था, जो कि जिसका नाम था मार्क वन। ये 1944 में हावर्ड एकन ने इजाद किया इसको। मार्क वन ये था कि एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड में जो है वो 3 नंबर्स को वो ऐड कर सकती थी, और जिनमें से तीनों नंबर्स की लेंथ जो है 8 डिजिट्स तक हो सकती थी। जैसे हमारे पास अगर 2 डिजिट्स नंबर होते हैं, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स होते हैं, 1000 में जाते हैं, ठीक है, और 5 इस तरह ये 8 डिजिट्स नंबर्स को ऐड कर सकती थी। और इस मशीन की कामयाबी की एक वजह ये भी थी कि ये पहली वो मशीन थी जिसके जो रिज़ल्ट थे वो प्रिंट आउट उनका लिया जा सकता था पंच कार्ड के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के ऊपर। इससे पहले जो मशीन्स थे उनके रिज़ल्ट जो मशीन के ऊपर ही डिस्प्ले होते थे, अलग से हम प्रिंट नहीं कर सकते थे। तो लेकिन मार्क वन में ये खसूसियत थी कि हम इसके रिज़ल्ट जो है पंच कार्ड पे प्रिंट करवा सकते थे या इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर पे। मार्क वन जो है एक बहुत बड़ी मशीन थी जिसकी लंबाई तकरीबन 50 फीट थी, और इसकी जो हाइट थी वो 8 फीट थी, और इसका वज़न तकरीबन 5 टन था। आपको पता है कि 1 टन जो है वो 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। तो इसका मतलब है इस मशीन का जो वज़न था 5000 किलोग्राम था तकरीबन। और इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो है तकरीबन 3000 इस्तेमाल किए जाते रहे। लेकिन फिर भी ये उस वक्त एक कामयाब मशीन थी। तो हावर्ड एकन ने मार्क वन को में मज़ीद जो है इसमें फंक्शनैलिटी ऐड की और मार्क टू बनाए। फिर मार्क टू में मज़ीद कोई फंक्शनैलिटी ऐड की, मार्क थ्री और फिर मार्क फोर जो है वो बनाएगी। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है वो बेसिकली एक चेन है जो कि एंशिएंट मीन कदीम अबेकस से शुरू होती है, और उसके बाद जो है एनालिटिकल इंजन इसमें आता है ऑफ 19th सेंचुरी, दूसरे कंप्यूटर्स आते हैं। इसके बाद ये जो आज मौजूदा दौर के जदीद कंप्यूटर है यहाँ तक। तो कंप्यूटर की जो जनरेशंस हैं, यानी कि कंप्यूटर किस दौर में बनाए गए हैं, ये कंप्यूटर का बनाया जाना, इसको बेसिकली 5 जनरेशन में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर की जनरेशन है ये बेसिकली डिपेंड करती है कि उस दौर में कौन सी टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर्स में इस्तेमाल की जाती थी या की जाती है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है 1940 से लेकर 1956 तक इस्तेमाल किए जाते रहे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी वो वैक्यूम ट्यूब थी। वैक्यूम ट्यूब जो होती है वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती थी, जिसकी वजह से जो है इन कंप्यूटर्स को एयर कंडीशनर्स की ज़रूरत होती थी। और दूसरा प्रॉब्लम वैक्यूम ट्यूब्स के साथ ये था कि ये बहुत जल्दी जल जाती थी, ठीक है, ख़राब हो जाती थी, जिसकी वजह से इन कंप्यूटर्स को रिपेयर करना और मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। अब हम पढ़ते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। द फॉलोइंग आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। पहला ये कि फ़र्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज़ वैक्यूम ट्यूब, इनमें वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल की जाती थी। स्पीड वाज स्लो, वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से इनकी स्पीड जो है वो स्लो थी, और मेमोरी वाज वेरी स्मॉल, और इनकी मेमोरी काफ़ी कम होती थी।
दे आर ह्यूज इन साइज टेकिंग द इंटायर रूम, इनका साइज़ बहुत बड़ा होता था, ताकि वो एक रूम जितना, जैसे हमने मार्कर में देखा कि उसकी लेंथ जो थी 50 फीट थी, हाइट जो है 8 फीट थी, और उसका वेट अप्रॉक्सीमेटली जो है 5 टन था। इस तरह दे वर वेरी एक्सपेंसिव, इतनी बड़ी मशीन को बनाना काफ़ी कॉस्टली था। और दूसरा ये था, इनमें वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल की जाती थी जो बड़ी जल्दी जो है ख़राब हो जाती थी। इस वजह से ये कंप्यूटर जो थे अनरिलायबल थे, जल्दी ख़राब हो जाते थे। और इसकी वजह से इतनी बड़ी मशीन जो है वो बहुत ज़्यादा पावर जो है वो इस्तेमाल एनर्जी इस्तेमाल करती थी, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करती थी, और दे जनरेटेड ए लॉट ऑफ हीट, और वो बहुत ज़्यादा जो है हीट प्रोड्यूस करती थी। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एंड एग्जांपल। हम देखेंगे कि इन कंप्यूटर्स में इनपुट किस तरह दिया जाता था और आउटपुट कैसे रिसीव किया जाता था, और इन कंप्यूटर्स में लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल की जाती थी। तो इन कंप्यूटर्स में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इनपुट के लिए पंच कार्ड जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे, ठीक है। और जो आउटपुट रिसीव किया जाता था वो प्रिंट उसको हम कर सकते थे थ्रू इलेक्ट्रिकल टाइपराइटर के। और इन कंप्यूटर्स में मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी। मशीन लैंग्वेज जो होती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है, मीन इसमें 2 डिजिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, 0101, ऑन ऑफ। ये मशीन लैंग्वेज जो है इंतहाई डिफ़िकल्ट होती है आम लोगों के लिए। तो इसलिए ये कंप्यूटर जो होते हैं ये एक स्पेसिफिक पर्पज़ कंप्यूटर थे जिनको ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और आम इस्तेमाल में ये कंप्यूटर नहीं थे, और ये इंतहाई कॉस्टली थे। अब हम एग्जांपल देखते हैं। तो इसकी एग्जांपल है एनिक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म है यूनिविक, UNIV, यूनिविक स्टैंड फॉर यूनिवर्सल, ए से ऑटोमेटिक और सी से कंप्यूटर। IBM 604 मार्क 1 जिसके बारे में हमने पढ़ा भी है, और एडसिक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स 1956 से लेकर 1963 के दरमियान में इस्तेमाल किए जाते रहे। 1947 में 3 साइंसदानों विलियम शॉकले, जॉन बर्दीन और वाल्टर ब्रेटन ने ट्रांजिस्टर को ईजाद किया। ट्रांजिस्टर जब बन गया तो ट्रांजिस्टर भी वैसे ही काम करता था जैसे वैक्यूम ट्यूब्स काम करती थी। ट्रांजिस्टर ने जो है वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली, और ये सेकंड जनरेशन में इस्तेमाल किए जाने लगे। ऐसा क्यों हुआ, कि क्या वजह थी कि जो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल की जाती थी उनकी जगह जो है ट्रांजिस्टर ने ले ली। तो ट्रांजिस्टर के कुछ एडवांटेजेस हैं कि ट्रांजिस्टर जो है ज़्यादा फास्ट थे, मोर रिलायबल थे, साइज़ के लिहाज से कम थे, और मच चीप ज़्यादा सस्ते थे एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स। Characteristics of second generation computer. The following are the characteristics of second generation computers. फर्स्ट है कि इन कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए जाते थे वैक्यूम ट्यूब्स की जगह। दूसरा ये है कि ट्रांजिस्टर की वजह से इन कंप्यूटर्स का साइज़ छोटा हो गया, और इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड और मेमोरी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। वजह क्या थी, क्योंकि ट्रांजिस्टर बजाते खुद जो है वो वैक्यूम ट्यूब से छोटे थे, और इसकी वजह से कंप्यूटर बिकम मोर रिलायबल एंड चीपर। चूँकि ट्रांजिस्टर जल्दी ख़राब नहीं होते थे, इस वजह से इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ज़्यादा रिलायबल थे और चीपर थे, ज़्यादा सस्ते थे। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज़ पंच कार्ड रीडर्स, मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क और प्रिंटर्स इन कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किए जाने लगे। मैग्नेटिक डिस्क जैसे हार्ड डिस्क हम कहते हैं, फ्लॉपी डिस्क, ठीक, और कार्ड रीडर्स इस्तेमाल किए जाते थे, और इसके साथ साथ प्रिंटर भी इस्तेमाल किए जाते थे। इन कंप्यूटर्स में जो है असम्बली लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी जो कि आसान थी एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। और बाद में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रान और कोबोल वगैरह भी इस जनरेशन में इस्तेमाल की जाने लगी। Examples of second generation computers. Some examples of second generation computers are UNIVIC second,
UNIX स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। IBM 7030, 7780 and 7090, NCR 300 series, NCR stand for National Cash Register, और General Electric GE 635 Control Data Corporations, CDC 1604 कंप्यूटर्स। ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स 1963 से लेकर 1971 तक इस्तेमाल किए जाते रहे। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये जो है इसको सेमीकंडक्टर चिप भी कहा जाता है। ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने लगी ट्रांजिस्टर की जगह पे। तो आईसी चिप जो है वो 1960s के शुरू में जो है 61 में तकरीबन ये जो है वो डेवलप की गई, और एक सिंगल आईसी चिप के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रांजिस्टर जो है लगाए जाते हैं, इसमें पड़े होते हैं, इसमें एम्बेड कर दिए जाते हैं। तो यार आईसी चिप इंक्रीज द प्रोसेसिंग पावर एंड डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर। आईसी चिप की इजाज़ से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर और ज़्यादा हो गई और इसकी जो कॉस्ट थी, डेवलपमेंट कॉस्ट थी जो वो कम हो गई। Characteristics of third generation computer. The following are the characteristics of third generation computer. First है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड आईसी चिप, इनमें आईसी चिप इस्तेमाल की जाती थी, और आईसी चिप की वजह से इन कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो ज़्यादा होगी और उनकी मेमोरी भी ज़्यादा होगी। और कंप्यूटर जो है कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी, बिकेम स्मॉलर, cheaper and more reliable than the second generation computer। कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर एक तो इलेक्ट्रिसिटी कम इस्तेमाल करते थे, ज़्यादा छोटे थे, ज़्यादा सस्ते थे और ज़्यादा रिलायबल थे, जल्दी ख़राब नहीं होते थे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की निस्बत। और इन कंप्यूटर्स में जो इनपुट और आउटपुट के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती थी वो कीबोर्ड और मॉनिटर जो है ये थे। और ये कंप्यूटर जो है दिस कंप्यूटर यू कुड रन डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम एट द सेम टाइम। इससे पहले जो कंप्यूटर थे उनमें एक ही प्रोग्राम एक वक्त में रन किया जा सकता था, लेकिन इन कंप्यूटर्स में डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को एक ही वक्त में इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे कंप्यूटर की जो है कैपेबिलिटी वो ज़्यादा हो गई, ठीक है, और ये हम एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम जो है वो चला सकते थे। Examples of third generation computers. Some examples of third generation computers are Barrows 6700, IBM 360, System 3, और Control Data Corporation 3300 and 6600 computers. These are the examples of third generation computers. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो 1971 से शुरू हुए और अभी तक इस्तेमाल किए जाते हैं। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स जो है वो बनाई गई, डेवलप की गई, और इन चिप्स के ऊपर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर जो है वो एम्बेड कर दिए जाते हैं, इनमें लगा दिए जाते हैं, ये इनके ऊपर लगे होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर was also developed in fourth generation of computers। माइक्रो प्रोसेसर भी जो है इस जनरेशन में जो है डेवलप किए गए। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो एक सिंगल चिप होती है दैट कैन हैंडल ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर की पूरी प्रोसेसिंग को कंट्रोल करती है, एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। इसकी पहली करैक्टरिस्टिक्स ये है कि ये कंप्यूटर जो है इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर बनाए गए, जिसकी वजह से माइक्रो कंप्यूटर बने। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है ज़्यादा फास्ट हैं, हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड यूज़ एडवांस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये फास्ट भी है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, और इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ़ तरह के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है
वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इनमें कीबोर्ड और माउस के अलावा भी हम बारकोड रीडर है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, टच पैड है, टच स्क्रीन है, ठीक है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, ये सारी चीज़ें जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर आर वेरी स्मॉल इन साइज़। ये कंप्यूटर, इस दौर में जो कंप्यूटर बनाए गए वो साइज़ के लिहाज से काफ़ी छोटे हैं, वेरी रिलायबल है और लेस इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ साथ ये अफोर्डेबल है, यानी कि प्राइस के लिहाज से सस्ते हैं। लार्ज वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल फॉर यूज़ इन माइक्रो कंप्यूटर। और इस जो इरा है या इस दौर के जो कंप्यूटर हैं, 4th जनरेशन कंप्यूटर जो है वो, उनके लिए डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल है, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, कोरल ड्रा है, एक्रोबैट रीडर है, पावर पॉइंट है, फ़ोटोशॉप है, इस तरह मुख्तलिफ दूसरे सॉफ्टवेयर जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इनके साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम हैव ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाज डेवलप्ड इन दिस जनरेशन। इस जनरेशन में जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI ऑपरेटिंग सिस्टम मुतारफ़ करवाए गए, ठीक है, जो कि ज़्यादा आसान थे एज़ कम्पेयर टू कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस, जो कि ब्लैक स्क्रीन होते थे, जिसके ऊपर काम करने के लिए हमें कमांड्स को टाइप करना पड़ता था। वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे, इसलिए कंप्यूटर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है ये काफ़ी आसान है और आजकल हर कोई इनको इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है 4th जनरेशन कंप्यूटर की। दीज कंप्यूटर्स सपोर्ट मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर जो होते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हैं, जो कि कंबाइन करते हैं यानी ऐसे सॉफ्टवेयर में, यानी कि टेक्स्ट, इमेज, साउंड और वीडियो वगैरह भी हो सकती हैं, इनका कम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट है कि दीज कंप्यूटर सपोर्ट मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इन कंप्यूटर्स पे ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो आजकल इस्तेमाल की जाती हैं, विजुअल बेसिक, C++, जावा, पाइथन वगैरह, ये इन कंप्यूटर्स पे रन हो सकती हैं। और फॉर डेवलपिंग पावरफुल सॉफ्टवेयर, इन लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट टाइप के हम सॉफ्टवेयर जो है वो बना सकते हैं। और 4th जनरेशन कंप्यूटर सपोर्ट करते हैं लार्ज वैरायटी ऑफ पोर्टेबल और वायरलेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। तो ये इन कंप्यूटर्स पे वायरलेस डिवाइसेस भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, और पोर्टेबल मीन होता है ऐसी डिवाइसेस जो आसानी से लाइट वेट हों, एक जगह से दूसरी जगह या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाती हैं, उनको हम कहते हैं पोर्टेबल डिवाइसेस। एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। सम एग्जांपल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर डेवलप्ड इन 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर Intel Pentium series P1, P2, P3, P4, dual core, Core 2 Duo, Core i3, i5, i7 और AMD Athlon। ये एग्जांपल है माइक्रो प्रोसेसर की जो इस जनरेशन में डेवलप किए गए। एग्जांपल्स ऑफ 4th जनरेशन कंप्यूटर्स। पहले हमने देखा था एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, अब है एग्जांपल्स ऑफ 4th जनरेशन कंप्यूटर्स। सम एग्जांपल ऑफ 4th जनरेशन कंप्यूटर्स आर IBM ThinkPad सीरीज़, HP Pavilion सीरीज़, Dell Inspiron सीरीज़ और एप्पल्स मैकबुक प्रो एंड मैकबुक एयर सीरीज़। 5th जनरेशन कंप्यूटर, ये मौजूदा दौर से मुस्तकबिल में इस्तेमाल किए जाएंगे, मौजूदा दौर में भी इस्तेमाल किए जाते हैं और आने वाले दौर में भी इस्तेमाल किए जाएंगे। The goal of 5th generation computer is to develop devices that can understand natural languages and having thinking power। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर बनाए जाएंगे वो इस तरह होंगे कि वो नेचुरल लैंग्वेजेस, यानी कि आम इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज इसमें कोई कमांड दी जाए तो वो उसको फुलफ़िल करेंगे, और इसके साथ साथ इनमें थिंकिंग पावर जो है होगी। ऐसे कंप्यूटर बनाना जो है एक बिग चैलेंज है कंप्यूटर डेवलपर्स के लिए और प्रोग्रामर्स के लिए, को ऐसे सिस्टम और सॉफ्टवेयर बनाए जिनमें जो है हम सिंपल इंग्लिश सेंटेंस के ज़रिए से कमांड दें और वो हमारे टास्क को परफॉर्म कर दें। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर।
फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो है उनकी बुनियाद जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रखी गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मसनूई ज़हानत, जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसानों में कुदरती ज़हानत जो है वो दी हुई है, ज़हन दिया हुआ है, इसका ब्रेन होता है, इंसान जो है ख़ुद से फ़ैसले कर सकता है, अच्छाई और बुराई को पहचान सकता है। लेकिन कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो प्रोग्रामिंग के ज़रिए से इसमें ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो इम्बेड कर दी जाती हैं कि ताकि ये ख़ुद से कोई फ़ैसला कर सके। इस सिलसिले में कुछ कामयाबी हुई भी है, हम रिपोर्ट्स देखते हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन ये अभी इनकम्प्लीट है। मज़ीद इस पर काम किया जाएगा और फ्यूचर में ज़्यादा अच्छे सिस्टम बनाए जाएंगे। इन द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल मिनिमाइज द नीड टू राइट प्रोग्राम। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से प्रोग्राम लिखने की जो ज़रूरत है वो कम हो जाएगी। These computer will allow user to give commands in any natural language such as English। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर हैं उसमें ऐसी प्रोग्रामिंग की जाएगी जिसकी वजह से यूज़र जो है आम लैंग्वेज में जैसे इंग्लिश में जो है कंप्यूटर्स को कमांड दे सकेगा। अब इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, इसकी एग्जांपल हम रोबोट्स देखते हैं। रोबोट जो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं, और इस तरह एक्सपर्ट सिस्टम, दोनों में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इस्तेमाल की गई है।